पिछली क्लास में मैंने बात की थी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, थोड़ी शुरुआत हुई थी और उसमें मैंने मोमेंटम के बारे में जाना था। तो क्या था कि कोई भी चीज़ जो भी चलती है, ये फर्स्ट लॉ था न्यूटन का कि कोई भी बॉडी जो चल रही है चलती हुई रहेगी और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर काम नहीं करती या कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं करती, कुछ फोर्स नहीं अप्लाई करती, तब तक वो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, उसी स्टेट में रहेगी। तो कितनी वो एक्सटर्नल फोर्स हमको लगानी पड़ती है उसकी हमने थोड़ी शुरुआत की थी। तो न्यूटन इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, उसने देखा कि कोई बॉडी जितनी भारी होती है उतना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए, यानी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो वहाँ से पहुँचा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। फिर उसको पता चला कि वो जो भी वो चीज़ है जितना वो तेज़ चलेगी, जितना वो ज़्यादा वेलोसिटी उसकी पहले से हो या जितना वेलोसिटी हम उसको अब देना चाहते हो, तो वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी फोर्स हमको लगानी पड़ेगी। जैसे अगर आपको एक बहुत तेज चलती हुई बुलेट को रोकना हो तो बहुत फोर्स लगेगी, वहीं अगर आपको हल्के से धीरे से चलता हुआ कोई पत्थर रोकना हो तो उसके लिए कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ से न्यूटन इस बात पे पहुँचा था कि दरअसल मास इनटू वेलोसिटी एक साथ काम करती हैं, फोर्स को बनाने में मास इनटू वेलोसिटी का एक साथ रोल होता है। फिर उसने इसको एक अलग नाम दिया था, अलग पहचान दी थी जिसको मोमेंटम बोला गया था। तो मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। तो बहुत टाइम तो वो सोचता रहा कि शायद ये मोमेंटम है या जो m इंटू वी है, जितने हमको फोर्स उस पर अप्लाई करनी पड़ती है। फिर उस पर थोड़ा और वर्क करता है वो, उसको एक बात समझ में आती है कि भाई मोमेंटम की बात नहीं है, मोमेंटम के चेंज की बात है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आपको बॉल फेंक के मारे, कोई बॉल आपको फेंक के मारता है, तो अगर आप उस बॉल की ही स्पीड से आगे दौड़ लेते हो, बॉल बहुत स्पीड से आई आपकी तरफ, बहुत तेज को फेंका गया, उसका अच्छा खासा मोमेंटम हो गया। अब अगर आप उसके आगे दौड़ लोगे, बॉल के आगे दौड़ लोगे, तो बॉल आपके ऊपर उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएगी, बॉल आपको उतना ज़्यादा असर नहीं करेगी या बॉल आपको उतना दर्द नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बॉल का जो वेलोसिटी है वो आपने ज़्यादा चेंज नहीं किया, आप उसके आगे ही दौड़ पड़े तो बॉल की वेलोसिटी में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। वही अगर आप उस बॉल को खड़े खड़े कैच करो, या आपने क्रिकेट में देखा होगा, अगर आप सीधे हाथ को अगर पीछे खींचते हो बॉल के उसको लेके कैच करने के लिए, तो उसमें थोड़ा मतलब वेलोसिटी को चेंज धीरे धीरे करते हो, वहाँ पे कम दर्द होता है, और जबकि वहीं पे पकड़ लेते हो फिर दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आपने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, ज़्यादा बदलाव कर दिया। और वहीं पर अगर आप बाई चांस बॉल की तरफ दौड़ रहे होते, फिर आपको बॉल हल्के से फेंकी हुई बॉल भी और ज़्यादा असर करती। तो इन सब बातों को स्टडी करके न्यूटन इस नतीजे पर पहुँचा कि ये मोमेंटम का चेंज है जो फोर्स को बनाता है, मोमेंटम नहीं है। फिर एक और, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल की बात कर रहा था कि बॉल आप कैच करते हो, तो कैच करने का मतलब होता है कि तेज चलती हुई बॉल को रोक देना, यानी मोमेंटम में सेम चेंज आएगा। पहले मोमेंटम अगर मास इनटू वेलोसिटी था तो नई वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो नया मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। तो मोमेंटम में चेंज तो सेम आना है, लेकिन क्या होता है, दो तरीके होते हैं। एक तो आप बॉल को ऐसे कैच करके हाथ को पीछे खींचते हो, और एक होता है वहीं पे आप हाथ को रख के कैच करते हो। तो आपने देखा होगा जब हाथ ऐसे पीछे खींचा जाता है उस केस में बॉल हमको कम चोट पहुंचाती है, कम दर्द करती है, कम असर करती है। जबकि दूसरे केस में जब हमने उसको वहीं पे कैच कर लिया था, वहाँ थोड़ा सा उसका दर्द ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है दोनों में? जब इसको स्टडी किया तो एक बात सामने आई कि मोमेंटम में चेंज तो बराबर किया गया, बॉल को तो रोका ही गया दोनों केस में, लेकिन पहले केस में बॉल को रोकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया गया और कुछ वक्त लिया गया बॉल को रोकने में। दूसरे केस में बॉल को एकदम से रोक दिया गया। तो ये टाइम पर भी डिपेंड कर रही है जो फोर्स हम लगाते हैं, ज़्यादा टाइम कम फोर्स, कम टाइम ज़्यादा फोर्स। तो वहाँ से वो इस बात पे पहुँचा कि भाई जो फोर्स होती है वो मोमेंटम के चेंज पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, एंड टाइम पे डिपेंड करती है इनवर्सली, यानी मोमेंटम का चेंज जो होगा उस पर सीधे सीधे डिपेंड करेगी और जो टाइम का चेंज होगा उस पर इनवर्सली डिपेंड करेगी। यानी टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगी और टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो वहाँ से वो फोर्स के एग्जैक्ट फॉर्मूले पे पहुँचता है जो बनता है m इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। यहाँ से हम जानते हैं कि वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन को तो क्या कहते हैं? मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक ए बोलते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा? एक्सेलेरेशन बन जाएगा। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। देखो 99% केस में ये काम करता है, लेकिन असल में ये फॉर्मूला नहीं है। बेसिक फॉर्मूला ये वाला है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। जो भी कंपटीशन में आएगा, देखो अगर जहाँ तक बात आपके स्कूल के एग्जाम की है,
तो वहाँ के तो 100% क्वेश्चन इस फॉर्मूले सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब बात कंपटीशन की आती है तो वहाँ पर इसका बेसिक फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ अपॉन टाइम। लेकिन 99% केस में जो मोमेंटम में चेंज होता है उसके पीछे की वजह होती है वेलोसिटी का चेंज होना, क्योंकि मास कंजर्व करता है, वो ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो मास मोस्टली कांस्टेंट रहता है। जिन सिचुएशन में मास कांस्टेंट रहता है उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला काम करता है। जिन कंडीशन में मास कांस्टेंट नहीं रहता है उस कंडीशन में एक दूसरा फॉर्मूला काम करता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे आप कोई चीज़ लेकर जा रहे हो, सपोज आपके सर पे कोई बैग रखा हुआ है, अब उसको, या आपके हाथ में कोई बैग रखा हुआ है, आप उसे लेकर के जा रहे हो, जो कैरी बैग आपको जो बुक्स वगैरह लेके जाते हो वो लेके जा रहे हो बारिश में। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके ऊपर जब बारिश गिरेगी तो गीला हो जाएगा। गीला हो जाने से क्या हो रहा है, उसका मास बढ़ता जा रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उस बैग को आगे लेके जाने में, खींचने के लिए, वहां पर आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो ये दूसरे वाला होगा। ये फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो बैग है उसका मास अब कांस्टेंट नहीं रहा। अगर ये बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। ये सिर्फ NTSC लेवल पे ही जाकर के यूज़ होगी, उसके नीचे ये यूज़ नहीं होगी। तो 99% केस तो आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, और जब वो केस आएगा तब मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। वो फॉर्मूला ये था। क्लियर? तो ये था हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। याद रखना कि ये नेट फोर्स है, ये खाली फोर्स नहीं है, ये टोटल फोर्स जो किसी बॉडी पे काम करती है, ये वो वाली फोर्स है। क्लियर?